फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 23rd चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट स्टार्ट कर रखा है। लास्ट की वीडियो में हमने इसके टॉपिक्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ये हम कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। इसके रिगार्डिंग में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं, सेकंड डिस्क्वालिफाइड कब माना जाता है कोई भी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और थर्ड कि कौन सी कंडीशंस होती है जहां पे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसकी सीट वेकेंट करनी पड़ती है। तो 3 टॉपिक्स इसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे। तो फर्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए अगर किसी पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। क्वालिफिकेशंस को हम 2 हेड्स में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 84 के अंदर। और सेकंड देखेंगे हम कि पार्लियामेंट के किसी लॉ के थ्रू क्या क्या क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। सेकंड, उसको ओथ लेनी जरूरी है किसके आगे, जो भी पर्सन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज कर दे तो उस वो ओथ दिलवाएगा उस पर्सन को। थर्ड है एज से रिलेटेड क्राइटेरिया कि अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है कोई पर्सन तो उसकी एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है कोई पर्सन तो उसकी एज 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 प्रोविजन तो थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन, आर्टिकल 84 के अंदर। बट इसके साथ साथ आर्टिकल 84 के अंदर ये प्रोविजन भी है कि अगर पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू प्रिस्क्राइब करती है कुछ और क्वालिफिकेशंस तो वो भी मानी जाएंगी, वो भी वैलिड होंगी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया हमने क्या क्वालिफिकेशंस थी। तो पार्लियामेंट ने इसके रिस्पॉन्स में लॉ बनाया, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1951, उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस रखी। उसके अंदर फर्स्ट तो यही रखी कि जो भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है वो एक इलेक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। अब पहले ये कंडीशन थी, ये अप्लीकेबल है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। पहले ये कंडीशन थी कि मान लो कोई भी अगर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है, राज्यसभा के लिए मेंबरशिप लेना चाहता है, तो वो सेम स्टेट का सिटीजन होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए। बट इस कंडीशन को रिमूव कर दिया गया 2006 के अंदर, और इस रिमूवल को एक अब वैलिडिटी मिली अंडर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये केस था कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और सेकंड पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन ये रखी गई कि रिजर्व्ड सीट के रिगार्डिंग में अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है और वो किस सीट से इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो रिजर्व्ड सीट फॉर SC ST, तो उसके ऊपर ये कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो खुद एक SC ST पर्सन होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब ही होना चाहिए अगर वो रिजर्व्ड सीट को कॉन्टेस्ट करना चाहता है किसी भी SC ST के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो वो अगर अनरिजर्व्ड सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी वो फ्री है। तो ये हमने देखी क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अब सेकंड टॉपिक अपना कवर करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर भी हम अपना वही लेके चलेंगे कि एक तरफ तो हम लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बता रखी है कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सेकंड हेड में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट ने अपने लॉज के थ्रू कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड कर रखी हैं, ठीक है। तो अब हम वो 1 बाय 1 कवर करते हैं। ये देखो क्वालिफिकेशंस थी, ये आर्टिकल 84 के अंदर मेंशन थी। जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो कहाँ पे, आर्टिकल 102 के अंदर मेंशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस है। तो फर्स्ट वही 2 हेड में पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे कि क्या क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और सेकंड देखेंगे कि पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए या फिर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। देखिए इनका लॉजिक है पीछे, मान लो उनको लॉज बनाने हैं किसी वाइडर
सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है और उसका अगर माइंड अनस्टेबल है, अनसाउंड है, तो वो कैसे उन लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएगा, उनके लिए लॉज बना पाएगा। तो एक इस तरीके का रीजन था कि ये अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, क्योंकि ये तो पहले ही क्वालिफिकेशंस में डाल रखा था ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर होती है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही मेंबर बनेंगे। अगर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उनके पास नहीं है तो फिर वो मेंबरशिप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और लास्ट में वही आ जाता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी इस तरीके की, और साथ में ही आर्टिकल 102 के अंदर मेंशन कर दिया गया कि इन कंडीशंस के अलावा अगर पार्लियामेंट फ्यूचर में कोई लॉ बना के बताती है, प्रिस्क्राइब करती है कि ये और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं तो वो भी वैलिड होंगी। तो इसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने दो लॉज बनाए हैं। एक तो वही अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट 1951, उसके अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस रखी, और कुछ एक फिर दोबारा है 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1951 के लॉ के अंदर क्या क्या है। एक तो फर्स्ट में है कि जो भी पर्सन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो वो 2 ईयर से ज्यादा के लिए इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस उसको ना मिली हो, मतलब ऐसा कोई भी केस उसके ऊपर ना लगा हो, कन्विक्टेड मतलब पूरा उसके ऊपर प्रूव हो गया हो कोई केस जिसमें कि उसको 2 ईयर से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली हो। सबसे पहले ये कंडीशन। सेकंड, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर वो इन्वॉल्व ना मिला हो, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन प्रैक्टिसेस को करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस मानता है उनके अंदर वो इन्वॉल्व ना मिला हो, ये कंडीशन दे रखी है। और थर्ड में दे रखा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन के आगे उनको कुछ अपना जितना भी एक्सपेंस उनका लगता है इलेक्शन के दौरान, तो उसकी एक फाइल रजिस्टर करनी पड़ती है। अगर वो उन्होंने टाइम पे रजिस्टर नहीं करवा रखा तो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या शेयर होल्डर्स के अंदर वो अपना इंटरेस्ट शो करता है या फिर इन्वॉल्व मिलता है तो भी वो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। या फिर डिसमिस्ड हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से, किस रीजन से कि करप्शन के चार्जेस के अंदर या फिर डिसलॉयलिटी शो करी हो उसने स्टेट के टूवर्ड, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और लास्ट है अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व मिलता है जो कि सोसाइटी में यूं लगता है कि वो एनिमिटी, दो सेक्शंस के बीच में एनिमिटी को प्रमोट कर रही है, प्रीच कर रही है, तो उस टाइम पे भी वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। अब देखते हैं, ये तो थी इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉज के अंदर किस तरीके से कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फर्स्ट है, मान लो किसी पार्टी की सीट से उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन को विन करने के बाद वो उस सीट को, पार्टी की सीट को या फिर पार्टी को वॉलेंटरीली गिव अप कर देता है तो भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सेकंड है, अगर मान लो जो पार्टी विप, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाउस में किसी पार्टी का मॉनिटर कह सकते हैं पार्टी विप को, कि उसने जो कुछ डायरेक्शंस दी हो उस डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोट करने लग जाए या फिर उस की डायरेक्शंस के एब्सटेन करे, तो फिर उस केस में भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर था, मतलब उसने जब इलेक्शन अपना कॉन्टेस्ट करा उस टाइम पे इंडिपेंडेंट था और बाद में उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाएगा। और एक केस है नॉमिनेटेड मेंबर का। नॉमिनेटेड मेंबर के केस में ये होता है 6 मंथ तक उसको फ्रीडम होती है कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर 6 मंथ के बाद उसने किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा है तो फिर उसको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर को। नेक्स्ट है, इनके रिगार्डिंग में डिसीजन कौन लेगा कि वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है 10th शेड्यूल के अंदर, तो फिर वो हाउस पे डिपेंड करता है। अगर लोकसभा का केस है तो लोकसभा में तो ये डिसीजन लेगा स्पीकर, और अगर राज्यसभा का केस है तो राज्यसभा में लेगा उधर का चेयरमैन कि उस पर्सन के बारे में कि वो क्वालिफाइड है या फिर डिस्क्वालिफाइड है, और उनका डिसीजन फाइनल होता है। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर यूं लगता है स्पीकर या फिर चेयरमैन का डिसीजन
जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकता है अगर लगे तो कि ये थोड़ा मालाफाइड प्रैक्टिसेस के अंदर डिसीजन लिया गया है।